वेलकम स्टूडेंट्स। अपन अपना टॉपिक जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अपन ने इसके कुछ नियम अब तक के 2-3 वीडियोस में देखे हैं कि किस प्रकार से अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आगे के नियमों को पढ़ते हुए अपन देखते हैं कि अगला जो रूल होता है वो अगला रूल ये है कि यदि किसी वाक्य में क्या है, यदि किसी वाक्य में कोई भी एक सेंटेंस है, यदि किसी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन, क्या रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। समझना कि यदि किसी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार आती है, के अनुसार आती है। ठीक है, अब इसको देखो एक बार अच्छे से पढ़ो पहले। ठीक है, तो जो रूल है वो ये रूल है, यदि किसी वाक्य में, किसमें, किसी भी एक सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो, काय का प्रयोग हुआ हो, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। ठीक है, अब अपन को सबसे पहले चीज तो ये देखनी है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम के लिए एक शब्द लगाया जाता है। क्या किया जाता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द को अपन ने नाम दिया रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो सकता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन हु हो सकता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो सकता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन हुज हो सकता है, या फिर whom हो सकता है, which हो सकता है, या that हो सकता है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और भी है लेकिन मोस्टली ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं who, whose, whom, which, that। कि यदि किसी सेंटेंस में अपन ने इनका प्रयोग कर दिया तो जो वर्ब होगी उस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो क्रिया आएगी वो क्रिया किसके अनुसार आएगी, रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार। किसके अनुसार, एंटीसीडेंट के अनुसार। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्व पद। क्या मतलब होता है इसका, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब है वो शब्द जिसके लिए अपन ने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है, ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिसके लिए अपन ने क्या किया है, इसका प्रयोग किया है। अर्थात ऐसा शब्द जो वाक्य में आए किसी संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होता है, संज्ञा या सर्वनाम से संबंध को बतला देता है, वह शब्द क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो वह शब्द जो वाक्य में आए किसी संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हो और उससे एक रिलेशन, एक संबंध को स्थापित कर दे, वो जो वर्ड होगा वो वर्ड होगा अपना रिलेटिव प्रोनाउन। यदि ऐसे किसी शब्द का किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है तो उस सेंटेंस में उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब होगी, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी क्रिया आएगी उस सेंटेंस में, वो क्रिया रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट, किसके, एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी। एंटीसीडेंट जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्व पद। क्या होता है, पूर्व पद। मतलब वाक्य में उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी संज्ञा या सर्वनाम है, उस संज्ञा या सर्वनाम को नाम दिया जाता है पूर्व पद। कि वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है और रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले जो संज्ञा या सर्वनाम है
या फिर अपन यूं कहें कि वह शब्द जिस शब्द के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, वह शब्द जो होता है वह कहलाता है एंटीसीडेंट। क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट। अर्थात ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिसके लिए सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, वह नाउन या प्रोनाउन या फिर वो शब्द क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट कहलाता है। तो इस प्रकार का अगर कहीं वाक्य आता है तो उस वाक्य में उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो क्रिया आती है वो एंटीसीडेंट अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन से पहले का जो पूर्व पद है उस पूर्व पद के अनुसार आती है। अब बात आती है कि अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है, ये पूर्व पद कैसा है? ये पूर्व पद एक वचन का है, तो क्रिया भी कैसे हो जाएगी भैया? एक वचन में। वर्ब भी कैसी हो जाएगी अपन की? सिंगुलर। कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। यदि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। क्यों? क्योंकि उस सेंटेंस में क्रिया का जो रूप है वो रूप रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार चलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अपन इसके एग्जांपल देखते हैं कि किस प्रकार से वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है और फिर उसके बाद क्रिया को किस तरीके से भरा जाता है। ठीक है, देखिए अब अपन कहते हैं ये अपना सेंटेंस है, द बॉय हु। ठीक, ये ब्लैंक स्पेस स्टैंडिंग at the gate is my brother, ठीक है। अब ये अपना एक वाक्य है। देखिए इस वाक्य में अपन ने रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका प्रयोग किया? हु का। कि द बॉय, वह लड़का हु, जो। ये जो कौन है? ये बॉय है। ये जो है क्या है? वह लड़का जो। इसका अर्थ क्या निकाला अपन ने? जो। अब ये जो है, ये जो किसके लिए आया इस वाले सेंटेंस में? इस वाले सेंटेंस में जो आया इस बॉय के लिए। किसके लिए आया? इस बॉय के लिए, इस नाउन वर्ड के लिए आया। आया या नहीं आया? तो अपन ने कहा है कि अगर वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो जाए, अब ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है? हु जो है इस वाक्य में क्या काम कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो वाक्य में जब रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट क्या है? इसका एंटीसीडेंट का मतलब क्या बताया अभी? एंटीसीडेंट का मतलब होता पूर्व पद, अर्थात वह संज्ञा या सर्वनाम जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो। अब इस सेंटेंस में हु का प्रयोग किसके लिए हुआ? इस बॉय के लिए। किसके लिए हुआ हु का प्रयोग? बॉय के लिए। तो ये बॉय जो है, ये बॉय क्या है इस सेंटेंस में? एंटीसीडेंट। क्या है? बॉय क्या काम कर रहा है इस सेंटेंस में? एंटीसीडेंट का काम कर रहा है, अर्थात पूर्व पद का काम कर रहा है। अब इस ब्लैंक स्पेस में जो वर्ब आएगी, जो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? इस बॉय के अकॉर्डिंग आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है ना क्रिया किसके अनुसार आती है? रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। अब इसका एंटीसीडेंट कौन है? बॉय। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट कौन है? बॉय। अब बॉय कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो आप सिंगुलर की भर तो मैं यहाँ पे भर सकता हूँ सिंगुलर फॉर्म में। मैं क्या भर सकता हूँ? एक सिंगुलर फॉर्म में सेंटेंस बना, द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द गेट। बालक, लड़का जो दरवाजे पर खड़ा है, इज माय ब्रदर, मेरा भाई है। आई बात समझ में? और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है ना। बात होती है रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट को पहचानना कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ किसके लिए है। अगला देखिए, द स्टूडेंट्स, ठीक है। हु, ये ब्लैंक स्पेस, टू join the trip, give their names before 15 अगस्त। ठीक है, अब देखिए दूसरा सेंटेंस है द स्टूडेंट्स हु।
अब अपन ने इसमें वापस क्या लगाया, रिलेटिव प्रोनाउन हु। क्या लगाया अपन ने, हु। रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया तो निश्चित है किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज हुआ होगा, किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज हुआ होगा। अब देखिए द स्टूडेंट्स, वह विद्यार्थी, हु जो। अब ये जो कौन है, जो ये विद्यार्थी है, जो कौन है, ये जो किसके लिए आया, इन विद्यार्थियों के लिए आया, तो ये वो रिलेटिव प्रोनाउन है, इनके लिए आया है। तो ये स्टूडेंट जो है, ये स्टूडेंट्स क्या बन गए, ये पूर्व पद बन गए, एंटीसीडेंट बन गए। क्या बन गया, ये एंटीसीडेंट बन गया, ठीक है। अब ये ब्लैंक स्पेस है, इसमें जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। अब ये कैसा है, अब ये एंटीसीडेंट प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ प्लूरल वर्ब भर दो। अपन यहाँ भर सकते हैं वांट, मैंने ये भर दिया वांट। वांट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात बहुवचन की क्रिया। अपन ने ये तो पढ़ लिया, वर्ब फर्स्ट जो होती है वो हमेशा किस रूप में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। तो अपन ने वर्ब फर्स्ट वर्ब लिखा, स्टूडेंट्स क्यों, क्योंकि ये पूर्व पद है, ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा क्या है, एंटीसीडेंट है, और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ठीक है। तो अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब भरी, द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू जॉइन द ट्रिप। विद्यार्थी जो कि वांट्स टू जॉइन द ट्रिप, ट्रिप में शामिल होना चाहते हैं, गिव देयर नेम बिफोर 15 अगस्त, 15 अगस्त से पहले अपने नाम दें, ठीक है। और एग्जांपल देखो, माय फादर has some old coins, ठीक। ये रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया मैंने which, और ये ब्लैंक स्पेस very costly, ठीक है। अब देखिए माय फादर हैज सम ओल्ड कॉइन्स, मेरे पिता के पास कुछ पुराने सिक्के हैं, विच जो कि, विच क्या निकला अपना, विच का निकला जो कि। अब ये जो कि किसके लिए, ये जो कि किसके लिए, इन ओल्ड कॉइन्स के लिए। जो कि का प्रयोग किसके लिए किया आपने, ओल्ड कॉइन्स के लिए किया, अर्थात विच का प्रयोग किसके लिए हो गया, ओल्ड कॉइन्स के लिए हो गया। और ये विच जो है ये क्या बन गया, ये विच बन गया अपना रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बन गया, रिलेटिव प्रोनाउन। और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन बन गया तो आया किसके लिए, कॉइन्स के लिए। तो कॉइन्स क्या हो गया, इस रिलेटिव प्रोनाउन का पूर्व पद हो गया। क्या हो गया, पूर्व पद अर्थात एंटीसीडेंट हो गया। विच का एंटीसीडेंट क्या होगा इस सेंटेंस में, कॉइन्स। क्या हुआ, कॉइन्स। अब ये कॉइन्स जो है ये कैसी फॉर्म में है, ये कॉइन्स जो है ये प्लूरल फॉर्म में, बहुवचन की संख्या है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अब वर्ब जो आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग। कॉइन्स प्लूरल है तो आप भी प्लूरल फॉर्म में वर्ब कर दीजिए। मैं यहाँ भर सकता हूँ आर, कि माय फादर हैज सम ओल्ड कॉइन्स, मेरे पिता के पास कुछ पुराने सिक्के हैं, व्हिच आर वेरी कॉस्टली, जो बहुत ज्यादा कीमती हैं, ठीक है। तो नियम जो हुआ वो ये होगा कि यदि किसी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन के, अर्थात who, whose, whom, which, that, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर वाक्य में इनमें से किसी भी एक का प्रयोग हुआ है तो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट, अर्थात जिस शब्द के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है उस शब्द के नंबर के उसके वचन के अनुसार आती है। अर्थात अगर वह शब्द एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन, और यदि वह शब्द बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की आ जाती है, ठीक है। ये है ये वाला नियम। अब अगला नियम देखते हैं। अब तो बहुत इजी से नियम है, ठीक है ना, कोई ज्यादा टिपिकल काम नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, कोई ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है। देखिए अगला जो रूल है वो ये रूल कहता है, जब किसी एडजेक्टिव को, किसको, जब किसी एडजेक्टिव को नाउन बनाकर सब्जेक्ट के रूप में
नाउन बनाकर सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो उससे व्यक्ति का बोध होता है, व्यक्ति का बोध होता है और वह बहुवचन होता है। अतः वर्ब भी प्लूरल आती है। ठीक है, अब इसको भी पढ़ो, ये अगला रूल है। तो देखिए, जब किसी एडजेक्टिव को नाउन बनाए, क्या करें? एडजेक्टिव को, विशेषण तो जानते हो ना, एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। किसी भी विशेषण को लो और विशेषण को क्या करो? संज्ञा के रूप में लो। क्या करना है? विशेषण को संज्ञा बना देना है, नाउन बनाना है, और नाउन बनाने के बाद भी क्या काम करना है? सब्जेक्ट के रूप में लिख देना है कि किसी भी विशेषण को नाउन बनाओ और नाउन बना करके वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में लिख दो। कोई भी एक विशेषण लो, उस विशेषण को संज्ञा बनाओ और संज्ञा बना करके वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में लिख दो। जब आप उस विशेषण को नाउन बनाकर वाक्य का सब्जेक्ट बनाओगे तो उस विशेषण से क्या होगा? व्यक्ति का बोध होगा। नॉर्मली विशेषण से किसका बोध होता है? भाव का। विशेषण किसको दर्शाते हैं? भाव को दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? देखिए, अपन क्या कहते हैं? राम इज पुअर, राम इज पुअर, राम गरीब है। राम की क्वालिटी क्या है? गरीब है। ये क्या हो गया? पुअर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। राम इज पुअर, राम गरीब है। राम की क्वालिटी क्या हुई? गरीब। तो ये गरीब जो है एडजेक्टिव हो गया। इससे गरीब से क्या पता चल रहा है? भाव ही तो पता चल रहा है अपन को। एक भाव, एक फीलिंग, एक इमोशन ही तो पता चल रहा है। जैसे अपन के सुधीर इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, सुधीर इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। सुधीर एक बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी है, एक बुद्धिमान लड़का है। तो सुधीर की क्वालिटी क्या है? इंटेलिजेंट। क्या है? इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान क्या है? एक भाव ही तो है, या नहीं है? एडजेक्टिव से किसका पता लगता है? भाव का पता लगता है। लेकिन अपन कह रहे हैं एडजेक्टिव को नाउन बनाना है। क्या करना है? नाउन बनाना है, और नाउन बनाकर सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, तो उससे व्यक्ति का बोध होता है। अब ये राम का एडजेक्टिव क्या है? पुअर। अब अपन को क्या करना है? इस पुअर को नाउन के रूप में चेंज कर देना है। इस पुअर को क्या करना है? नाउन के रूप में चेंज करना है। और जब नाउन के रूप में चेंज करेंगे तो इससे किसके बारे में पता चलेगा? पर्सन। किसके बारे में? व्यक्ति के बारे में पता लगेगा। और जब ऐसा होगा तो वो कैसा होगा? बहुवचन का होगा। वो कभी भी एक वचन में नहीं होगा। जब व्यक्ति के बारे में पता चलेगा उस संज्ञा से, तो वो संज्ञा जो होगी वो हमेशा कैसी होगी? बहुवचन ही होगी। तो वर्ब भी जो है वो कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। क्रिया भी जो होगी वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। देखिए, अब अपन ने देखा कि राम इज पुअर, राम गरीब है। राम की विशेषता क्या हो गई? गरीब। ये गरीब जो है ये क्या है? एडजेक्टिव। अब मैं इस एडजेक्टिव को नाउन बनाता हूँ। ठीक है, मैं इसको नाउन बनाता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर द पुअर। ठीक, अब ये ब्लैंक स्पेस, ठीक है, AMISERABLE, मिजरेबल लाइफ। ठीक है, अब ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखिए, द पुअर ए मिजरेबल लाइफ। गरीब, द पुअर गरीब, लीव ए मिजरेबल लाइफ, एक दयनीय, एक दयनीय जीवन जीता है। ठीक है, अब कौन? गरीब, अर्थात गरीब व्यक्ति। गरीब व्यक्ति ही तो होगा। तो यहाँ पर अपन ने जो ये पुअर था, जो ये एडजेक्टिव था, इस एडजेक्टिव को क्या बनाया? नाउन बना दिया। क्या बनाया? नाउन बना दिया। और नाउन बना दिया तो इससे काय के बारे में पता चला? इससे व्यक्तियों के बारे में पता चला। काय के बारे में पता चला? व्यक्तियों के बारे में पता चला। अब व्यक्तियों के बारे में पता चला तो ये कैसा हो गया? ये हो गया बहुवचन का। कैसा हो गया भैया? ये बहुवचन का हो गया।
बहुवचन का हो गया तो क्रिया भी कैसी आएगी, बहुवचन की आएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं लीड। द पुअर लीड अ मिजरेबल लाइफ, गरीब एक दयनीय जीवन जीता है। यहाँ पर अब गरीब से मतलब क्या है, गरीब से मतलब है गरीब व्यक्ति, क्या गरीब व्यक्ति। और अपन जब कह रहे हैं तो सारे गरीब व्यक्तियों के बारे में कह रहे हैं, किसी एक गरीब के बारे में नहीं कह रहे, जितने भी गरीब व्यक्ति हैं वो दयनीय स्थिति का जीवन जीते हैं। आई बात समझ में। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ये है, द ब्रेव ऑलवेज, ठीक है, ये ब्लैंक स्पेस ओवर द वर्ड, द ब्रेव ऑलवेज ओवर द वर्ड। अपन को यहाँ फॉर्म भरनी है रूल या फिर रूल्स, ये दो है अपने पास। बहादुर ऑलवेज हमेशा ओवर द वर्ल्ड संसार पर, फॉर्म भरनी है रूल और रूल्स, ठीक है, इन दोनों में से एक भरना है। इनका मतलब है शासन करना, कि बहादुर हमेशा संसार पर शासन करते हैं। अब कोई एक ही है क्या बहादुर, मतलब जो भी बहादुर है वो संसार पर शासन करते हैं। अब तो जितने भी बहादुर हुए हैं उन्होंने ही संसार पर शासन किया है। तो देखिए ये ब्रेव जो था, ये ब्रेव क्या है, ब्रेव एक्चुअल में क्या है, एक एडजेक्टिव है। ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन अपन ने इस सेंटेंस में इसको क्या किया है, इसमें अपन ने नाउन बना दिया, और नाउन बना दिया तो इससे काय का पता चल रहा है, इससे व्यक्ति का बोध हो रहा है। काय का बोध हो रहा है, व्यक्ति का बोध हो रहा है। व्यक्ति का बोध हो रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो कैसे हैं, हमेशा बहुवचन के हैं। कैसे हैं, बहुवचन के। तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। अब देखिए रूल, ये वर्ब फर्स्ट है जो बहुवचन में होती है, ये रूल्स, अर्थात ये एस या एस वाला रूप है, और एस या एस वाला रूप हमेशा काय में होता है, सिंगुलर में। तो अपन को तो प्लूरल करनी है, तो प्लूरल में वर्ब फर्स्ट आएगी, ये हो जाएगा रूल। द ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द वर्ल्ड, बहादुर हमेशा संसार पर शासन करते हैं। आई बात समझ में। तो देखिए नियम जो कहता है वो ये कहता है कि जब किसी एडजेक्टिव को नाउन बनाकर सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, ये एडजेक्टिव था, वहां वो पुअर एडजेक्टिव थे, दोनों ही एडजेक्टिव थे, इनको अपन ने नाउन बनाया और नाउन बना के वाक्य का सब्जेक्ट बना दिया, ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो वह बहुवचन का होता है, ये काय का हो गया, बहुवचन का हो गया। अतः वर्ब भी प्लूरल आती है। जब किसी एडजेक्टिव को एज अ नाउन वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में इंडिकेट किया जाता है तो वह हमेशा प्लूरल होता है, और प्लूरल होने पर वर्ब भी प्लूरल आ जाती है, ठीक है। अगला रूल देखते हैं कि अगला नियम क्या कहता है। इजी है, बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए एक नियम है जिसको आप सभी जानते हो नॉर्मली, और वो नियम ये है, एक वर्ड है अपने पास मैनी, क्या है, मैनी। तो जो ये मैनी वर्ड है, इस मैनी के बाद हमेशा कैसी नाउन आती है, प्लूरल नाउन आती है, ठीक है। मैनी है, मैनी के बाद जो नाउन आएगी वो कैसी आएगी, हमेशा प्लूरल नाउन आएगी। और जब नाउन प्लूरल होगी तो अपन बखूबी जानते हैं वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी, यानी होगी। नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। अब ये एक नियम है। अब बताओ ये नियम खूब जानते हो तो इस चीज को, कि मैनी, यदि मैनी के बाद कोई संज्ञा आती है तो वह संज्ञा कैसी आएगी, बहुवचन की आएगी। और बहुवचन की आएगी तो उस वाक्य में उस संज्ञा के बाद अगर क्रिया भरनी है तो वो भी किस रूप में भरनी है, बहुवचन के रूप में भरनी है। तो नियम जो होता है वो ये कहता है कि यदि मैनी के बाद बहुवचन का संज्ञा शब्द है तो क्रिया बहुवचन की ही आएगी। अब वो कैसे आएगी, देखिए ये है मैनी पीपल, ठीक, ये ब्लैंक स्पेस और ये किड, ठीक। देखो अपना वर्ड जो था वो मैनी, ये मैनी हो गया। मैनी के बाद जो नाउन वर्ड आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल। तो जो ये पीपल है ये कैसा है, प्लूरल है, ये नाउन वर्ड है लेकिन है कैसा, बहुवचन का है ना। तो मैनी पीपल, मैनी के बाद दिया गया संज्ञा शब्द कैसा है, बहुवचन का। तो वर्ब भी जो होगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। क्रिया भी कैसी आएगी, बहुवचन की। तो इस ब्लैंक स्पेस में जो क्रिया आएगी वो किस रूप की होगी, बहुवचन की होगी। तो मैं यहाँ भर दूं वर्ब, क्योंकि वर्ब जो होता है वो बहुवचन का होता है। मैनी पीपल वर किल्ड, अनेक लोग मारे गए। आई बात समझ में। तो मैनी के बाद आने वाला संज्ञा
संज्ञा शब्द बहुवचन का होता है, अतः रिक्त स्थान में उस संज्ञा शब्द के बाद जो क्रिया आती है वह कैसी होती है, बहुवचन की होती है। दूसरा एग्जांपल देखें, टुडे मैनी स्टूडेंट्स, ठीक, ये ब्लैंक स्पेस और ये एब्सेंट। ठीक, देखिए अपना वर्ड क्या था, मैनी हो गया, ये मैनी। मैनी के बाद वाला नाउन वर्ड जो होगा वो कैसा होगा भैया, प्लूरल होगा ना। देखिए स्टूडेंट्स जो है वो कैसा है, प्लूरल है। मैनी के बाद नाउन वर्ड प्लूरल फॉर्म का ही होगा, तो मैनी के बाद वाला नाउन वर्ड प्लूरल फॉर्म का है। ठीक, तो आने वाली जो वर्ड होगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो ये ब्लैंक स्पेस है, इसमें जो वर्ड आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। प्लूरल आएगी तो मैं प्लूरल फॉर्म में पढ़ सकता हूँ, आर। टुडे मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, आज बहुत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, अनेक विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। आगे बात समझ में कि मेनी के बाद आने वाला संज्ञा शब्द बहुवचन का होता है, अतः क्रिया भी कैसी होती है, बहुवचन की होती है। अब अपने काम का नियम आता है जिसमें अपन को थोड़ा सा समझना है, दिमाग लगाना है और याद भी करना है। तो अब अपने पास वर्ड है मैनी, ए और एन। क्या कि मैनी ए या एन हो, यहाँ पर सिंगल मैनी है, दिमाग लगाना, यहाँ क्या है, केवल मैनी है। अब क्या होना चाहिए, मैनी ए या एन। ए या एन का मतलब है कि आने वाला जो नाउन वर्ड है वोवल से शुरू है तो एन और कॉन्सोनेंट से शुरू है तो ए, इसलिए ये याद रखना है मैनी ए और एन। इसके बाद जब भी कोई नाउन वर्ड आता है तो वो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, ये याद रखना। मैनी के बाद आने वाला नाउन वर्ड प्लूरल होता है, लेकिन मैनी ए एन यदि इसके बाद कोई भी नाउन वर्ड आता है तो वो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। मैनी ए एन के बाद कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आती, ठीक है ना। तो मैनी ए एन के बाद एक वचन की संज्ञा आती है तो उस वाले वाक्य में जो क्रिया होती है वो भी कैसी होती है भैया, सिंगुलर हो जाती है। वर्ब भी कैसी अप्लाई करनी है, सिंगुलर अप्लाई करनी है। वापस कहता हूं, दिमाग लगाना, ये दो शब्द हैं, डिफरेंस है दोनों में, कि मैनी के बाद आने वाला संज्ञा शब्द बहुवचन का होता है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की आती है। लेकिन यहाँ पर मैनी ना होकर के क्या है, मैनी ए और एन। तो मैनी ए और एन के बाद दिया गया संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन का होता है, तो क्रिया भी जो होती है वो कैसी होती है, एक वचन की हो जाती है। अब वो कैसे हो जाती है, देखिए ये एग्जांपल है, मैनी ए बॉय हैज बीन ड्रिंकिंग। Many a boy has been ruined by drinking. Many a boy has been ruined by drinking। देखिए अपना वर्ड था many a या n, तो ये क्या आ गया, many a आ गया, ठीक है। many a या n के बाद सिंगुलर नाउन वर्ड आएगा, तो many a है, इसके बाद जो नाउन वर्ड है वो कैसा है, सिंगुलर। ये बॉय नाउन वर्ड जो है वो कैसा है, सिंगुलर, एक वचन का है, ठीक है। ऐसा होता है तो क्रिया भी कैसी आती है, एक वचन की आती है। तो ये अपन ने वर्ब भर्ती यहाँ पर हैज बीन, ये जो वर्ब है ये वर्ब कैसी है, एक वचन की। वर्ब कैसी है भैया, सिंगुलर। हैज कैसी फॉर्म में, एक वचन की फॉर्म में, कैसी है, एक वचन की। फिर कहता हूँ देखना सुनना कि मैनी ए, यही है मैनी ए या एन में से कोई एक, अपन ने मैनी ए लगा दिया, क्यों, क्योंकि नाउन वर्ड बॉय बी कॉन्सोनेंट से शुरू है इसलिए ए आ गया। अगर ये वोवल होता तो एन हो जाता, ठीक है। मैनी ए, इसके बाद वाला नाउन वर्ड बॉय कैसा है, सिंगुलर, कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, ठीक है। तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। तो अपन ने हैज बीन लगाया है, हैज क्या है, सिंगुलर फॉर्म में। आगे बात समझ में, तो रूल जो है वो ये है कि यदि मैनी है तो मैनी के बाद प्लूरल नाउन होगी और प्लूरल नाउन होगी तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। लेकिन यदि वर्ड मैनी ए या एन में से कोई एक है तो उसके बाद आने वाला नाउन वर्ड हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। अगला रूल देखते हैं, बहुत इजी है, आसानी से समझ में आ जाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है इनमें। अगला जो रूल है वो अगला ये है
यदि वाक्य में देयर, ये THERE देयर जो स्थान के लिए आता है, किसके लिए आता है? स्थान के लिए, प्लेस को शो करने के लिए आता है। यदि वाक्य में देयर के बाद, क्या? यदि वाक्य में देयर के बाद ब्लैंक स्पेस है, क्या है? ब्लैंक स्पेस है, अर्थात रिक्त स्थान में, यहां लिख भी देता हूं, रिक्त स्थान है, तो वर्ब रिक्त स्थान के तुरंत बाद आए हुए नाउन के अनुसार, आती है। ठीक है, देखिए रूल क्या है? यदि वाक्य में देयर के बाद ब्लैंक स्पेस है, अर्थात देयर से वाक्य को प्रारंभ किया गया है और देयर के तुरंत बाद क्या दिया है? रिक्त स्थान दिया है। कि किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे की? देयर से, THERE देयर, जो प्लेस के लिए इंडिकेट होता है ज्यादातर, कि यदि किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग देयर से की गई है और देयर के तुरंत बाद ब्लैंक स्पेस अर्थात रिक्त स्थान दे दिया गया है, तो उस रिक्त स्थान में जो वर्ब है वो रिक्त स्थान के तुरंत बाद आए हुए नाउन के अनुसार आएगी। अर्थात ब्लैंक स्पेस के बाद वाला जो नाउन वर्ड है वो अगर सिंगुलर है तो ब्लैंक स्पेस में वर्ब भी सिंगुलर होगी। यदि ब्लैंक स्पेस के बाद वाला नाउन वर्ड प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो देयर के बाद यदि ब्लैंक स्पेस दिया गया है तो ब्लैंक स्पेस के तुरंत वाला नाउन वर्ड देखना है, बाद में जो नाउन वर्ड दिया है उसको देखना है, वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। नॉर्मली होता क्या है? ये होता है, देखिए देयर, देयर के बाद ब्लैंक स्पेस और ब्लैंक स्पेस के बाद ये नाउन, ये क्या है? नाउन। ठीक है, यदि ये नाउन सिंगुलर है तो इसके आधार पर ये वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, और यदि ये नाउन प्लूरल है तो इसके आधार पर ये वर्ब भी कैसे हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। अर्थात ब्लैंक स्पेस के बाद वाले नाउन वर्ड के अनुसार, इसके अनुसार चलना है। ठीक है, अब वो देखिए कैसे होता है। तो ये होता है, अपन ने एग्जांपल लिखा, देयर ब्लैंक स्पेस 20 boys in my class। ठीक, ये सेंटेंस आपका स्टार्ट किससे किया? देयर से कर दिया। देयर के तुरंत बाद क्या आ गया? ब्लैंक स्पेस। यही है, यदि वाक्य में देयर के बाद ब्लैंक स्पेस हो, देयर के बाद ब्लैंक स्पेस आ गया, तो वर्ब रिक्त स्थान के तुरंत बाद आए हुए नाउन के अनुसार, रिक्त स्थान के तुरंत बाद आए हुआ नाउन वर्ड, बाद में आया हुआ नाउन वर्ड क्या है? 20 बॉयज। ये कैसा है? प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है। इसके अनुसार चलेंगे, इसके अनुसार चलेंगे तो ब्लैंक स्पेस पर वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि ये प्लूरल है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयर आर 20 बॉयज इन माय क्लास। मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अगला एग्जांपल देखते हैं कि बाद वाले नाउन वर्ड को देखना है। देखिए अगला है देयर ब्लैंक स्पेस ए शॉप अक्रॉस द रोड। ये ब्लैंक। ठीक है, तो देखिए फिर वापस स्टार्ट किससे किया हमने? देयर से। हो गया स्टार्ट, देयर के तुरंत बाद ब्लैंक स्पेस। ठीक है, ब्लैंक स्पेस है। ठीक है, अब ब्लैंक स्पेस के बाद वाला नाउन वर्ड देखना है ना अपन को। बाद वाला नाउन वर्ड क्या है? शॉप। शॉप जो है वो कैसा है भैया? सिंगुलर। शॉप कैसा है? सिंगुलर। नियम क्या कहता है? यदि वाक्य में देयर के बाद ब्लैंक स्पेस है, देयर के बाद ब्लैंक स्पेस है, तो वर्ब रिक्त स्थान के तुरंत बाद आए हुए नाउन, इसके बाद में आए हुए नाउन, इसके बाद में आया हुआ नाउन क्या है? शॉप। इसी के अनुसार आएगी। ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। वर्ब सिंगुलर होने तो मैं यहाँ भर सकता हूँ इज। देयर इज ए शॉप अक्रॉस द रोड। सड़क के उस पार एक दुकान
है। ठीक है, तो नियम जो है ये वो है कि यदि वाक्य की स्टार्टिंग देयर से की गई है और देयर के तुरंत बाद ब्लैंक स्पेस दिया गया है, तो उस ब्लैंक स्पेस में जो नाउन वो वर्ब आती है वो वर्ब ब्लैंक स्पेस के बाद वाले नाउन वर्ड के अनुसार आती है। यदि बाद वाला नाउन वर्ड सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, और यदि बाद वाला नाउन वर्ड प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। ठीक है, ये आज के अपने नियम है, बाकी के नियम को अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।